ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट रिफ्रैक्शन में when light ray enters into the medium, when light ray enters into the medium, it bends at the interface. When light enters into the medium, yeah, when light enters, है ना, into the medium, it bends at the interface. Its frequency remains same, but speed and wavelength, its frequency remains same, but speed and wavelength change. Okay. लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मैं इसको एन से डिनोट कर रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी C/V।
लिख लिया? 2 मिनट प्लीज। लिख लिया? हाँ। और हमें मालूम है कि सिंस एफ लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, वी होता है ना। तो अगर मान लो लाइट रे ये नॉर्मल है, ये अगर मैं कहता हूँ कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होती है तो दरअसल ये रे ऐसे हो जाती है ना। अभी तो ये लिख लो, बताएंगे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो इसमें जो स्पीड है इसकी, वो मैंने मान लिया है कि वी आर है, और इसमें जो स्पीड है लाइट की वो वी डी है, यानी डेंसर मीडियम है, यानी ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इसका मतलब क्या होता है, एफ लैम्बडा रेयर इक्वल टू वी रेयर और एफ लैम्बडा डेंसर इक्वल टू वी डेंसर। यानी अगर डिवाइड करेंगे यहाँ तो लैम्बडा आर बाई लैम्बडा डी इक्वल टू वी आर बाई वी डी, और वी आर को क्या लिखोगे आप यहाँ, सी बाई एन आर बाई सी बाई एन डी। तो इसको आप लिख सकते हो, और लैम्बडा आर बाई लैम्बडा डी इक्वल टू वी आर बाई वी डी इक्वल टू एन डी बाई एन आर। और इन दोनों को अगर आप साथ में लेते हो तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा आर एन आर इक्वल टू एन डी लैम्बडा डी। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लिख लीजिए। लिख लिया?
लिख लिया? तो आप यहाँ देखो, विबग्योर NDA refractive index of denser medium for NRA refractive index of rarer medium. तो हमें मालूम है विबग्योर, ये व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, और जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सिंस n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, तो एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस रिफ्लेक्ट इंडेक्स डिक्रीजेस। ओके, तो ये आगे काम आएगा हमारे क्वेश्चंस करने में वाला पॉइंट। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया क्या? हम यहाँ क्या है देखो, मान लो ये इंटरफेस है, ये मान लेते हैं कि ये रेयर मीडियम है, और ये नीचे ये जो दिया ये डेंसर मीडियम है, और ये नॉर्मल है। तो यहाँ से मान लो लाइट एंटर करी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ लाइट क्या होती है? बेंड होती है। तो एक बात तो याद रखना है कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या होती है? नॉर्मल के पास आती है, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब ऐसा क्यों रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा हाइगेंस प्रिंसिपल से, जब हम लोग वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी तो इतना ही समझना है कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल के पास आ जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सिंपल। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो रे हमारे पास में है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये लिख लो।
लिख लिया? अब क्या है, पहला लॉ क्या कहता है देखो, इंसिडेंट रे नॉर्मल and refracted ray, all three lie in a same plane and meeting at the interface, है ना? कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं तीनों। सेकंड लॉ है रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of ratio of sine of angle of refraction to sine of angle of incident, angle of incidence is constant। मतलब क्या हुआ कि साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू है दरअसल एन आर बाई एन डी, और यानी जो कांस्टेंट की वैल्यू वो ये होगी जहाँ एन डी साइन आर इक्वल टू एन आर साइन आई, और इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, SNELL, स्नेल्स लॉ। लिख लीजिए। लिख लिया भाई?
चलिए, अब इसमें हम लोग कौन कौन सी सरफेस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो पहला है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक है हमारे पास में स्लैब, है ना, और लिक्विड सरफेस, और प्रिज्म। नेक्स्ट हमारे पास में कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सरफेसेस और लेंस, इसमें हम बात करेंगे। पहले स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। फिर इसमें लिक्विड सरफेस की बात करेंगे तो अपरेंट डेप्थ की बात करेंगे हम लोग, अपरेंट शिफ्ट की बात करेंगे। फिर प्रिज्म में हम किस तरह से डिविएशन एंगल की बात करेंगे। फिर डिस्पर्शन की भी बात करेंगे प्रिज्म में। फिर कर्व्ड सरफेस पे जाएंगे, इसमें स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस रहेगा। और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सरफेस से क्या मिलेगा अपने को, लेंस बनेगा। तो लेंस के बारे में बात करेंगे। लिख लिया। लिख लिया आप लोगों ने। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्लैब, ग्लास स्लैब के बारे में। तो आपको मालूम है कि स्लैब इस तरह से होती है।
ये स्लैब है ना। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। मान लो ये ए बी सी और डी है। दरअसल इसमें अपने को चाहिए लेटरल शिफ्ट। क्या चाहिए? लेटरल शिफ्ट चाहिए। इसकी जो थिकनेस है ये टी है और ये नॉर्मल है। तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई है। इधर का रिफ्रेक्शन इंडेक्स क्या है? मैंने मान लिया n1 इक्वल टू 1 है। अच्छा, इधर एयर है इसलिए एयर का रिफ्रेक्शन इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। और इसका रिफ्रेक्शन इंडेक्स मैंने मान लिया कि n2 इक्वल टू 1 होता है और इधर का n1 इक्वल टू 1 ही होगा, है ना। स्लैब के दोनों साइड रिफ्रेक्शन इंडेक्स सेम होता है। तो ये डेंसर मीडियम है। ये क्या करेगी? लाइट यहाँ बैंड हो जाएगी। उसके बाद में आप देखो कि ये एंगल कितना है यहाँ, ये आर है। ये एंगल कितना है? आई है। यहाँ भी देखो नॉर्मल है। अब ध्यान से देखिए यहाँ, ये ए बी और ये सी और ये डी। देखो ए बी तो सरफेस है, जो ए बी सरफेस है और जो सी डी सरफेस है, दोनों क्या है? पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल है। तो ये जो नॉर्मल मैंने इस वाले में बनाया, ये जो नॉर्मल है और ये नॉर्मल जो है, दोनों क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल भी आर हुआ। ये नॉर्मल है। तो यहाँ से लाइट रे आप देख रहे हो कि इधर जा रही है। अब यहाँ पहले मैं रिफ्लेक्शन देखूंगा। तो ये एंगल मैंने एंगल ऑफ इमरजेंस ले लिया। एक मिनट, इसको थोड़ा और बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में B है और ये C है। इसको आगे एक्सटेंड करो दे। यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे। तो इतना शिफ्ट हो गया ना। लाइट रे को जाना किधर था? क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर है ना। तो इंसिडेंट रे किधर है हमारे लिए? ये इधर है। और जो इमरजेंट रे वो इधर है। तो देखो इधर शिफ्ट हो गई नहीं। कितना ये कितना शिफ्ट हुआ, ये अपने को फाइंड करना है। इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, तो पहले यहाँ देखते हैं रिफ्रैक्शन एट ए बी सरफेस। रिफ्रैक्शन एट ए बी सरफेस क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ देखो, वहां का रिफ्रैक्शन इंडेक्स n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ये लिखेंगे। ये बात क्लियर है सबको? फिर है रिफ्रैक्शन एट सी डी सरफेस। क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में n2 साइन आर इक्वल टू n1 साइन ई। आप यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों देखो इक्वल है। तो देयरफॉर सिंस 1 इक्वल टू क्या रहा है? 2। तो हमारे पास आ गया n1 साइन आई इक्वल टू n1 साइन ई। n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया। ये अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट आ गया। तो जब दोनों साइड मीडियम सेम है, तब कब हुआ? जब दोनों साइड मीडियम सेम है। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ? जब दोनों साइड मीडियम सेम हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या रहा? एंगल ऑफ इमरजेंट आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो इमरजेंट रे है ये क्या है? इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। अगर इक्वल आ गया इसका मतलब दोनों क्या है? पैरेलल है। तभी तो हम लोग यहाँ शिफ्ट की बात कर रहे हैं। ये शिफ्ट कितना हुआ? तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट S और ये पॉइंट अगर T है तो हमारे पास ST क्या है? यहाँ ST लेटरल शिफ्ट है। इसको मैंने मान लिया कि ये X से मान लो। भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया?
यहाँ तक समझ में आया क्या? सुर भी समझ में आया? यस लिख लो इसको पहले। तो ये जो रे यहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये रे किधर जाती है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को जाना इधर था। इंसिडेंट रे को किधर जाना था? इधर जाना था। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से जैसे आई इस इंटरफेस पे इधर बैंड हो गई, और फिर बैंड होके वापस से इसमें यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इधर चली गई। तो ये देखा गया कि ये रे और ये दोनों क्या आ रही? पैरेलल आ रही है। और ये कितनी शिफ्ट होगी, यानी इधर की तरफ एक्स शिफ्ट हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं लेटरल शिफ्ट। तो एक्स क्या है यहाँ? लेटरल शिफ्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड में एक्स शिफ्ट हो गई। क्लियर? लिख लिए?
ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो नेक्स्ट हमारे पास में apparent depth and apparent shift। apparent depth and apparent shift। तो इसमें क्या होगा, दरअसल मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, वही याद रखिएगा। ये हमारे पास में कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये ग्राउंड है जिस पे रखा है। बाहर का रेफरेंस इंडेक्स मैंने मान लिया N1 है और इस लिक्विड का रेफरेंस इंडेक्स मैंने मान लिया N2 है। और ये जो एक्चुअल डेप्थ इसकी ये D है। हम लोग यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बात कर रहे हैं और यहाँ मान लो एक कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। कॉइन को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक रे तो ये जाएगी यहाँ से, ये अब ये रह जाएगी तो अनडिवाइडेड जाएगी, क्योंकि आई अगर जीरो है तो आर भी जीरो होगा स्नेल्स लॉ के हिसाब से। दूसरी रे मान लो यहाँ से ये गई, तो आप देख रहे हो कि अंदर वाला डेंसर मीडियम है, क्योंकि लिक्विड है, बाहर वाला एयर है, लेकिन मैं जनरल केस ले रहा हूँ। तो क्या होगा, ये नॉर्मल है तो लाइट यहाँ से दूर हटेगी ऐसे, लाइट रे। तो आप देखो कि इसको पीछे बढ़ाओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप बकेट में पानी भर के देखो, आपका जो बकेट का बॉटम है वो ऊपर नजर आएगा। वो कहाँ नजर आएगा, आई पोजीशन पर। आई क्या है, यहाँ इमेज हो गई है, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ यानी अगर मैं बात करूं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है मान लो, तो आप देखोगे कि जो ए आई है इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। और इसकी वैल्यू को लिखते हैं हम लोग N1/N2 × D। तो जिस मीडियम से देख रहे हो तो ऊपर होता है डिवाइड बाय N2 × D, और एक होता है यहाँ देखो OI, ये होता है अपरेंट शिफ्ट। तो अपरेंट शिफ्ट का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो जो OI हमारे पास में एक्चुअल डेप्थ कितना है D, अपरेंट डेप्थ कितना है N1/N2 × D, या D को बाहर लेंगे तो 1 माइनस N1/N2। तो ये जो AI है यहाँ से आता कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, अपरेंट डेप्थ है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरेंट शिफ्ट बोलेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बात कर रहे हैं, यानी हमारी आई बिल्कुल टॉप पर है, ऐसे ऊपर से डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस।
लिख लिया आप लोगों ने? भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? आर्यन समझ में आ रहा है ना बेटा? आशुतोष? यस सर। अथर गुप्ता? नीली समझ में आ रहा है? सर। साईराज? यस सर। सार्थक? हाँ सर। मौसमी? बेटा समझ में आ रहा है ना? सर। तो ये हमारे पास में हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास में प्रिज्म। तो प्रिज्म कैसा होता है वो समझना जरूरी है। यानी जो ग्लास स्लैब है वो भी एक प्रिज्म ही होता है। तो यहाँ जिस प्रिज्म की जनरली हम बात करते हैं वो प्रिज्म इस तरह से रहता है, ट्रायंगुलर शेप में आपको नजर आएगा। ये प्रिज्म इस तरह का आपने देखा होगा। हम लोग ट्रायंगुलर शेप के प्रिज्म की बात करते हैं। तो ये ए, ये बी और ये सी। यानी मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है कि लाइट जब इस सरफेस से जाती है और इस सरफेस से बाहर आती है तो ये जो एंगल बनेगा, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, या अपेक्स एंगल भी बोलते हैं। यानी ए क्या हमारे पास में यहाँ रिफ्रैक्टिंग एंगल और अपेक्स एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये लिख लो। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग, है ना। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ओके बताऊंगा, सर। है ना। तो जो वापस वही 1-1 आर की क्लास लगाऊंगा मैं, तो हो सकता है कल भी क्लास रखूं। तो अगर कल मैं क्लास 9 to 10 भी रखूं तो चलेगा ना रात में, यस है कल ना। हमारी मैथ्स का दिन। हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो मैथ्स की क्लास होती है हमारी 9:30 to 10। अच्छा अच्छा, एडिस सर की क्लास ना। हाँ सर। ओके, उसके पहले देख लेंगे। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा फिर उस हिसाब से। ओके, मैं टाइम ओके सर। टेबल देख के, है ना। ठीक है चलो फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय ओके सर। बाय 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 बाय।